हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का होम एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज लवण यानी कि मिनरल के बारे में। मिनरल के बारे में हमने आपको पिछली वाली कक्षा में बताया था कि बहुत सारे प्रकार के मिनरल यानी कि खनिज लवण होते हैं। तो उसमें आज ये हमारी सेकंड क्लास है, यानी कि फास्फोरस की पहली वाली क्लास में हमने आपको बताया था कैल्शियम के बारे में। हम जो जितने सारे प्रकार होते हैं एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं फास्फोरस के बारे में। देखो, हम सभी जानते हैं कि अगर हम पोषक तत्व को 100 नज़रिए से देखें, यानी कि हमारे शरीर में जब 100 नज़र के देखें तो जितने 96% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स का पाया जाता है, लेकिन जो 4% होता है वो सिर्फ कितने होते हैं, खनिज लवण की यानी मिनरल के होते हैं। तो हमने आपको बताया कि जो 4% होता है, 4% में जो 2% होता है वो तो अपना कैल्शियम ही ले लेता है। बाकी जो होते हैं, जितने 2% बचता है वो आता है बाकी जितने मिनरल होते हैं खनिज लवण, जैसे कि फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद में जिंक हो, ये सब क्या होते हैं, मैग्नीशियम हो गया, ये सब काउंटिंग होते हैं जितने 2% में आते हैं। तो जो 4% होता है, 4% में हमने बताया कि मिनरल होते हैं, जिसमें जो 2% होता है वो कैल्शियम का होता है। बाकी जो 1% होता है वो किसका होता है, तो वो होता है फास्फोरस का। तो जो 4 में से तो 2 निकल गया, चला गया उसके पास, कैल्शियम के पास। बाकी जो 2% होता है, 2% में से 1% होता है फास्फोरस के बाद। तो जो 1% बचता है उसमें जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, जितने सारे खनिज लवण होते हैं, आयरन होते हैं, उसमें काउंटिंग होते हैं। ठीक है। तो जो फास्फोरस होता है, जो हमारे शरीर के बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। स्वस्थ रोगी और निरोगी काया तभी मिल सकती है जब हमें सभी जरूरी पोषक तत्व संतुलित मात्रा में हासिल हो। इन पोषक तत्व को हासिल करने का आसान विकल्प यह होता है कि हम आहार द्वारा इसको ग्रहण करें। यही वजह है कि जो बड़े बुजुर्ग हमेशा से पौष्टिक भोजन का सेवन करने पर जोर देते रहे हैं। इन पोषक तत्व में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और विटामिन शामिल होते हैं। इन्हीं में से एक क्या होता है, फास्फोरस होता है। बेशक आप में से कई ने इस पोषक तत्व का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इसकी अहमियत को बमुश्किल ही कुछ लोग इसे अच्छे से जानते होंगे। आप में से कई ने पोषक तत्व को सुना होगा, यानी फास्फोरस के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज हम फास्फोरस के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसके कमी से होता क्या है, इसकी बीमारी का नाम क्या होता है, इसको आपको कितना ग्रहण करना चाहिए, इसके फायदे, इसके नुकसान, यानी कि एग्जाम में बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वही पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आपको हम पहले बता दें कि फास्फोरस पाता कहाँ रहते हैं, यानी कि फास्फोरस आपके शरीर में रहता कहाँ। तो फास्फोरस कोशिकाओं, ऊतकों का निर्माण करता है, यानी कि फास्फोरस कहाँ पाया जाता है, यह आपके कोशिकाओं में जाता है और ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है। उसके अलावा साथ ही जो मस्तिष्क होती है, नाड़ी संस्थान होता है, इनमें भी जाकर के ये क्या करता है, कार्य करता है। तो हमने अभी तक आपको बताया कि फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो फास्फोरस की मात्रा होती है 1%। अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस कितना मात्रा होता है, तो फास्फोरस की मात्रा होती है, यानी कि आपके शरीर में फास्फोरस की मात्रा कितना होती है, तो 400 से लेकर के 700 ग्राम तक होता है। अगर बात करें कि यह कार्य क्या करता है, यानी कि फास्फोरस कार्य क्या करता है, तो यह कार्य करता है आपके कोशिकाओं के ऊतकों का निर्माण करता है, आपके मस्तिष्क का निर्माण करता है, नाड़ी संस्थान का काम करता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके अगले, बात करते हैं। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, आप लिखा है 400-700 ग्राम। तो वही हमने आपको बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना होता है, तो ये होता है 400-700 ग्राम तक के होता है। लेकिन ये किस किस रूप में होता है, तो ये कार्बनिक रूप में होता है और अकार्बनिक रूप में होता है। अकार्बनिक और कार्बनिक रूप वो होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है उसे कार्बनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं अकार्बनिक। ठीक है। यानी हमने आपको बताया फास्फोरस क्या होता है, तो फास्फोरस एक प्रकार का खनिज लवण यानी कि मिनरल होता है, जो विभिन्न खाद्य पदार्थों में क्या होता है, इसका सोर्स पाया जाता है। वहीं विशेषज्ञों का मुताबिक सामान्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति में उसके शरीर के वजन के 1% के बराबर जो फास्फोरस होता है स्वतः ही, यानी कि अपने शरीर में निर्माण हो जाता है। यह पोषक तत्व सेहत और स्वास्थ्य के नजरिए से काफी अहम माना जाता है। वजह यह है कि यह पोषक तत्व शरीर में वसा और कार्बोहाइड्रेट के इस्तेमाल को नियंत्रित करने में क्या करता है, मदद करता है। यानी कि जो पोषक या फास्फोरस होता है, यह आपके शरीर में जा कर के वसा का, कार्बोहाइड्रेट को, इनका क्या करता है, जो जितनी अमाउंट में होना चाहिए उनको नियंत्रित करता है, यानी कि बैलेंस बनाए रखता है। शरीर के विकास के लिए भी यह बहुत फायदेमंद होता है, यानी कि जो प्रोटीन का निर्माण करने में, उसके अलावा जो कोशिका होती हैं, कोशिका का निर्माण करने में, ऊतकों को स्वस्थ रखने में क्या करता है, अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा यह शरीर में जो एडेनोसिन्स यानी कि ट्राइफॉस्फेट, जिसे ATP कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि
एटीपी किसे कहते हैं? तो एटीपी कहते हैं एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। तो जो एटीपी होता है ये कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाला यौगिक होता है। ठीक है, जैसे ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कोशिकाओं को ऊर्जा देने वाला यौगिक कौन होता है? तो वो होता है एटीपी, यानी कि एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इसका भी निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण करता है फास्फोरस करता है। इसी तरह जो फास्फोरस होता है शरीर को ऊर्जा बनाए रखने में भी क्या करता है? मदद करता है। अब आगे हम बात करते हैं कि अकार्बनिक और कार्बनिक कौन कौन से होते हैं, यानी कि किस रूप में होते हैं। तो फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस होता है दो रूप में। अभी हमने आपको पीछे बताया कि आपके शरीर में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है 400 से लेकर के 700 ग्राम होता है। तो जो 400 लेकर के 700 ग्राम होता है वो दो रूपों में पाया जाता है। एक होता है अकार्बनिक रूप में होता है और एक होता है कार्बनिक रूप में होता है। तो अकार्बनिक वो होते हैं जितने सारे मिनरल होते हैं, यानी कि खनिज लवण होते हैं, वो होते हैं अकार्बनिक। और जितने सारे न्यूट्रिशन यानी कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये होते हैं कार्बनिक। तो कार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, अकार्बनिक वो होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो जो कैल्शियम फास्फोट होता है, यानी कि इसका एग्जांपल देखा जाए तो कैल्शियम फास्फोट और सोडियम फास्फोट, इसके अलावा जो सल्फर फास्फोट होता है वो होता है अकार्बनिक। अब ये हम आपको बताते हैं कि कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम क्या है? कैल्शियम ये आपका खनिज लवण यानी कि मिनरल होता है। और फास्फेट यानी कि फास्फोरस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सोडियम क्या होता है? तो सोडियम भी आपका खनिज लवण होता है। उसके अलावा जो फास्फेट होता है वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। यानी कि इसमें भी कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी और फास्फेट में भी कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाएगी। उसके अलावा सल्फर की एग्जांपल दे दिया जाए, यानी कि सल्फर फास्फेट ये भी क्या होता है? अकार्बनिक होता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि कार्बनिक कौन से होते हैं। तो कार्बन यानी कि फास्फोरस, यानी कि इसमें अकार्बनिक पदार्थ है। उसके अलावा क्या होता है? प्रोटीन, यानी कि इसमें प्रोटीन क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ होता है, यानी कि कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो फास्फोप्रोटीन क्या होता है? तो फास्फोप्रोटीन होता है कार्बनिक तत्व होते हैं। उसके अलावा फास्फोलिपिड, यानी कि लिपिड क्या होता है? लिपिड होता है वसा। अब हम आपको बताते हैं लिपिड और वसा में अंतर क्या होता है। तो लिपिड वो होता है जैसे कि आपने कोई वसा वाली चीज़ होती है, जैसे कोई भी वसा वाली पदार्थ ले लीजिए, पकोड़े हो गए, समझ कुछ भी हो गए जिसमें वसा उसमें शामिल हो गई है, कोई तेल है, कोई चर्बी है, ठीक है, कोई मांस है। तो जब तक वो बाहरी है, यानी कि वसा है, लेकिन जब आप वही वसा वाला वो लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब उस पर मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय क्रिया होती है तो वह लिपिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वसा और लिपिड एक ही होते हैं, बस शरीर में जाकर के चयापचय के दौरान इनका नाम चेंज हो जाता है। तो फास्फोलिपिड क्या होता है? तो ये एक प्रकार का कार्बनिक तत्व होता है। उसके बाद में ग्लाइकोफॉस्फेट, ग्लाइको क्या होता है? तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। और उसके बाद में फास्फोरस क्या होता है? ये तो कार्बनिक होता, अकार्बनिक हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक और अकार्बनिक में क्या फर्क होता है, तो आप आसानी से सकते हो। अब आगे बात करते हैं। तो ये यहाँ पे जो इस स्लाइड में दे दिया गया था, जो इस स्लाइड में था, यानी कि फास्फोरस के रूप, तो फास्फोरस के रूप दो रूप में पाया जाता है, एक कार्बनिक रूप में, एक अकार्बनिक रूप में। यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल में बताया है कि अकार्बनिक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन कौन से होते हैं, यानी कि अगर मतलब हमने 2-3 लिखा, लेकिन आप अपने मन से भी लगा सकते हो कि जो कार्बनिक और अकार्बनिक कौन से होते हैं। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बनिक तत्व कौन से होते हैं, तो जिसमें कार्बनिक तत्व यानी कि कार्बन की मात्रा पाई जाती है वो होते हैं कार्बनिक तत्व होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इसके फास्फोरस के कार्य के बारे में बात करते हैं। अब हम आपसे बात करने वाले हैं फास्फोरस के कार्य के बारे में, यानी कि आप फास्फोरस का स्रोत जब ग्रहण करते हो तो वो आपके शरीर में जाकर के क्या अपना रोल अदा करता है। ये वाली कक्षा में देखा था, यानी कि कैल्शियम वाली क्लास में देखा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि कैल्शियम क्या होता है, आपकी हड्डियों में, आपके दांतों में जाकर के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे ही विटामिन डी का चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें भी आप यही पढ़ते हो कि विटामिन डी क्या करता है, हड्डियों का बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है, यानी कि हड्डियों का रोल अदा करता है, वहीं पर दांतों का भी। तो जो कैल्शियम कार्य करता है, यानी विटामिन डी जो कार्य करता है, वही कार्य क्या करता है, फास्फोरस भी करता है। यानी कि जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस मानव शरीर के मुख्य रूप से जो हड्डी होती हैं, दांत होते हैं, डीएनए होते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर कह सकते हो अम्ल। और उसके अलावा जो आरएनए होते हैं, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, उसमें क्या होता है, यह कार्य करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि फास्फोरस का कार्य क्या होता है, तो अगर आप कैल्शियम का याद रखे रहोगे या विटामिन डी का, तो जो कैल्शियम कार्य करता है वो विटामिन डी कार्य करता है, वही फास्फोरस कार्य करता है। यानी कि कैल्शियम और विटामिन डी और फास्फोरस ये तीनों मिलकर के ही कार्य करते हैं। तो फास्फोरस का हमने कार्य में बताया पहला नंबर पे कि ये आपकी हड्डियों को, आपके दांतों को, वहीं पे डीएनए की बात करें, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या फिर कह सकते हो आरएनए, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या करता है, कार्य करता है। वहीं यह भी बताया जाता है कि जो मानव शरीर में मौजूदा फास्फोरस होते हैं उनकी कुल मात्रा आपके शरीर में कितना होती है, यानी कि यह 85% आपके दांतों और हड्डियों में क्या होता है, पाया जाता है।
अब यहाँ पे पहले पॉइंट पे देखते हैं कि कैल्शियम के लगभग सभी काम में सहायक होता है। यानी कि कैल्शियम का कार्य हमने आपको पहले क्या बताया था कि कैल्शियम अपना हड्डी में जाकर के कार्य करता है, दांतों में जाकर के कार्य करता है, बालकों की वजन का जो कार्य होता है उसमें भी जाकर के रोल अदा करता है। यानी कि बालकों की अगर उसके बच्चों के शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो गई तो बालक का जो वजन होता है वो भी प्रभावित हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। उसके अलावा हमने आपको बताया था कैल्शियम की यह कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है और विटामिन B12 जो का अवशोषण होता है उनमें भी जाकर के, उसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी कि इनकी जो क्रियाविधि होती है कौन करता है, कैल्शियम करता है। तो जो आपने कैल्शियम के बारे में यानी कि कैल्शियम के कार्य में देखा था वही कार्य आप फास्फोरस के कार्य में देखेंगे। मतलब कि जो कार्य वो करता है वही कार्य ये भी करता है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। उसके अलावा जो कैल्शियम होता है फास्फोरस या फिर विटामिन D के साथ मिलकर के कार्य करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, लिखा है न्यूक्लिक प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। यानी कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है इसमें भी क्या करता है, जाकर के यह कार्य करता है। तो आपको हमने आपको फास्फोरस के टॉपिक में बहुत सारा आपको बताया कि जो कैल्शियम का कार्य होता है, विटामिन D का कार्य होता है, इनमें भी जाकर के यानी कि ये दोनों जो कमी अपना प्रदर्शित करेंगे तो फास्फोरस भी अपना कमी प्रदर्शित करेगा। तो जो फास्फोरस कार्य करेगा वही क्या करेगा, कैल्शियम भी कार्य करेगा, वही विटामिन D भी कार्य करेगा। यानी कि तीनों का रहना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो जो कैल्शियम क्या आपने पढ़ा, कैल्शियम में यही आपने पढ़ा था कि जो हड्डियाँ होती हैं और दांतों का क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है, यानी कि निर्माण प्रदान करता है। फास्फोरस जो होता है शरीर के विकास के लिए यानी कि शरीर के विकास का महत्वपूर्ण होता है। साथ ही जो हड्डियां होती हैं और दांतों होता है इनके रख रखाव में भी अहम भूमिका निभाता है। हड्डियों को मजबूत बनाने फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर के क्या करता है, अपना कार्य करता है। इसके अलावा यह मसूड़ों और दांतों में जो बाहरी परत होती है इनका क्या करता है, निर्माण करता है। तो आप जो विटामिन D की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी होती है या रिकेट्स बीमारी होती है या वोलेक्स होता है, तो अगर विटामिन D की कमी से होता है तो फास्फोरस की भी कमी दिखाएगी। यानी कि फास्फोरस की जब कमी होती है तो जो विटामिन D की कमी से होने वाली बीमारी होती है यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, वोलेक्स, रिकेट्स, इन सब की जो बीमारी होती है झलक के आएगी। वैसे तो विटामिन D की कमी से होता है, लेकिन अगर फास्फोरस की भी कमी हो गई है तो वह अपना प्रदर्शित करेगा। उसके अलावा फास्फोरस क्या करता है, तो जो आपका पाचन तंत्र होता है उसको भी मजबूत बनाता है। यानी कि जो पाचन तंत्र की जो भूमिका होती है उसमें भी क्या करता है, फास्फोरस कार्य करता है। गुर्दों को भी स्वस्थ रखता है। उसके अलावा जो कमजोरी होती है यानी कि कोई भी बीमारी हो गई है तो कोई भी पोषक तत्व तो उसकी कमी अगर होती है तो कमजोरी, बेचैनी, चिड़चिड़ापन ये तो रहता ही रहता है। तो हमने आपको क्या बताया कि यह न्यूक्लियो प्रोटीन में कार्य करता है। उसके अलावा या कार्बोहाइड्रेट जो हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, इसको जो मेटाबॉलिज्म होता है इसमें क्या करता है, जाकर के कार्य करता है। उसके अलावा जो एटीपी होती है इसका भी निर्माण करता है। एटीपी हमने आपको बताया क्या, एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट, यानी कि जो कोशिका का ऊर्जा प्रदान करता है वो भी क्या करता है, फास्फोरस कार्य करता है। उसके अलावा जो अम्ल होते हैं, जो अम्ल और क्षार होता है इसको भी संतुलित बनाने में क्या करता है, यह कार्य करता है। यहाँ पे क्षार होगा, यहाँ अम्ल, यहाँ पे क्षार होगा, क्षार हमने नहीं लिखा है। अब आगे बात करते हैं फास्फोरस की कमी को देखते हैं। फास्फोरस की अगर कमी हो गई है तो आपको भूख नहीं लगेगी। उसके अलावा जो वजन होता है वजन भी कम हो जाएगा। जो हड्डियां होती हैं हड्डियां भी असमान हो जाएगी। अब हड्डियां क्यों असमान हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा था विटामिन D का चैप्टर, तो उसमें यही देखा था ना कि विटामिन D के चैप्टर से हड्डियों वाले संबंधित बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स, वोलेक्स, काइफोसिस, बहुत सारी आपने बीमारियां देखी थी। तो अगर फास्फोरस की कमी हो गई तो जो हड्डियों संबंधित बीमारियां होती हैं वो यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है। उसके अलावा जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का जो अवशोषण होता है, कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाएगा। ठीक है। यानी कि आपको हमने क्या बताया कि अगर आपको कमी हो गई है, फास्फोरस की कमी हो गई है, तो फास्फोरस की कमी के लक्षण हो गई हैं तो रक्त में जो फास्फोरस का स्तर होता है ये भी कम हो जाएगा, या फिर कम हो जाएगा, या फिर आप कम होने का महसूस प्रदर्शित करोगे। इसी वजह से जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। फास्फोरस की और अधिक कमी होने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश भी हो सकता है, उस कमजोरी भी लगी रहेगी, उसका चिड़चिड़ा भी हो सकता है। ठीक है। नहीं है, फास्फोरस की कमी ही दिखाई देगी। अगर आप फास्फोरस का मात्रा जो होता है ज़्यादा ग्रहण कर लोगे तो यानी कि फास्फोरस की अधिकता भी आपके शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होती है। फास्फोरस की अधिकता जो होती है शरीर के जो विषैले तत्व होता है उसको पैदा करने में अहम भूमिका निभाती है। इस खनिज यानी कि फास्फोरस की अधिक मात्रा में आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हो तो आपको दस्त की भी समस्या लगी रहेगी। इसके अलावा जो आपकी ऊतक होती हैं इनका जो निर्माण होता है, यानी कि
कि जो ऊतक होता है वह अंगों का जो कठोरापन होता है वो भी यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम वैल्शियम का अवशोषण यानी कि कैल्शियम का जो जमा होता है वो ज़्यादा होने लगेगा। फास्फोरस का अगर जब ज़्यादा ग्रहण करोगे तो उसके अलावा जो आपके शरीर में लोहा होता है, जो आयरन होता है, यानी कि जो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इनका जो कार्य होता है वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि कैल्शियम की अगर कमी हो गई है तो आपको भूख नहीं लगेगा, वजन कम होगा, हड्डियों का असमान दिखेगा, कैल्शियम का जो अवशोषण होता है वो भी रुकावट हो जाएगा। अगर वहीं पे अधिकता की बात करें तो अधिकता में हमने आपको बताया कि जो विषैले तत्व होते हैं उनको प्रदर्शित करेगा। उसके अलावा जो कैल्शियम की मात्रा यानी कि फास्फोरस की मात्रा आप ज़्यादा ग्रहण कर लेते हो तो आपको दस्त होगा। उसके अलावा जो फास्फोरस का ज़्यादा ग्रहण कर लेते हो यानी कि अधिकता हो जाता तो आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, इनका जो कार्य होता है वो भी प्रभावित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे शरीर के द्वारा जो खनिज के उपयोगों को करने की क्षमता होती है जो गड़बड़ी आ सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा लिखा फास्फोरस के स्रोत। तो फास्फोरस के अगर आपको स्रोत पूछा जाए तो स्रोत में आप तो जानते हो ना कि अगर स्रोत को जाने रहोगे तभी तो आप उसका जो बीमारी होती है वही से दूर हो पाओगे। तो दूध, मांस, मछली जो हो गए, चने हो गए, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, अलसी के बीज हो गए, दालें हो गए, रोट्स होते हैं, राई जो होते हैं, मूंगफली, ये सब क्या होते हैं। वहीं पे अंडे भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो दूध, मांस, मछली, चना, दाल, अंडे हो गए, राई हो गए, मूंगफली हो गई, सबसे फास्फोरस की मात्रा बेहद रूप से पाई जाती है। अगर हम बात करें विसर्जन की तो विसर्जन क्या होता है, मलदारा होता है। अगर फास्फोरस अवशोषित नहीं हुआ है तो उत्सर्जन जो होगा वो क्या होगा, मलदारा यानी कि स्टूल धारा हो गया है। ठीक है, अगर अवशोषण की बात करें तो अवशोषण होता है छोटी आंत में। अक्सर करके जो पोषक तत्व होते हैं वो आपकी छोटी आंत में ही जाकर के अवशोषण होते हैं। तो अगर आपको नहीं याद आ रहा है कुछ भी यानी कि कहाँ जाकर के अवशोषण होता है तो आप यहाँ पे छोटी आंत पे आप टिक लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं संगरा। तो संगरा यानी कि हमने आपको पीछे ही बताया था कि जो फास्फोरस होती है वो आपके शरीर में कितनी होती है, 400 से लेकर के 700 ग्राम तक होती है। तो अगर पूछा जाए कि संगरा कहाँ होता है तो संगरा होता है आपकी हड्डियों में, दांतों में, कोशिकाओं में, ऊतकों में, यानी कि जो द्रव वाले पदार्थ होते हैं वहाँ पे जाकर के अवशोषण होता है, यानी कि संगरा होता है, अवशोषण नहीं कह सकते। तो अगर पूछा जाए काउंटिंग में यानी कि नंबर काउंटिंग में तो जो 100 में से 80% जो होता है वो हड्डी और दांतों में, बाकी जो 20% होता है वो जाकर के आपके नाजुक पार्ट होते हैं यानी कि जो कोशिकाओं में, ऊतकों में, द्रव्यों में, यहाँ पे जाकर के क्या होता है अपना जाकर के क्या होता है, संग्रह होता है। एक बार हम आपको फिर से रिकॉल कर देते कि हमने आपको क्या बताया। हमने आपको बताया है फास्फोरस के बारे में। हमने आपको बताया कि जितने खनिज लवण होते हैं यानी कि जितने खनिज लवण यानी कि कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, ये सब होते हैं। तो इनमें जो मात्रा होती है यानी कि पोषक तत्व अगर आप ग्रहण करते हो तो इनकी बहुत कम मात्रा में ग्रहण करना चाहिए। 96% होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनकी मात्रा ग्रहण करना चाहिए। बाकी जो 4% होते हैं वो होते हैं सारे मिनरल होते हैं। तो जो 2% होते हैं वो कैल्शियम के होते हैं। बाकी जो 2 होते हैं, 2 में से 1 जो परसेंटेज होता है वो होता है हमारा फास्फोरस होता है। ठीक है, तो फास्फोरस की मात्रा हमने कितनी ग्रहण करने की बताया, यानी कि हमने बताया है कि 1% आप ग्रहण करते हो। ठीक है, वहीं पे अगर नंबर पूछा जाए कि कितना आपके शरीर में होता है तो 400 से लेकर के 700 ग्राम होता है। फास्फोरस सामान्यतः 2 रूप में होता है। एक तो होता है कार्बनिक के रूप में होता है, एक होता है अकार्बनिक रूप में होता है। तो जितने सारे मिनरल होते हैं वो होते हैं अकार्बनिक, और जितने सारे कार्बनिक होते हैं यानी कि फैट, प्रोटीन और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होता है वो होता है कार्बनिक होता है। ठीक है, तो फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस के कार्य की हमने बताया कि कैल्शियम, फास्फेट, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया है, इनकी जो संगठन होता है ये तीनों मिलकर के ही क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इनकी कैल्शियम का जो जितना सारा कार्य होता है वो क्या करता है, फास्फोरस करता है। अगर आपके शरीर में फास्फोरस की कमी हो गई है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो जो हड्डियों संबंधी बीमारी होती है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि बोलेक्स, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेसिया, रिकेट्स, ये सब दांतों वाली जो समस्या होती है, दांत आपकी नाजुक हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे जो एटीपी होती है यानी कि कोशिकाओं को जो ऊर्जा प्रदान करने वाला यौगिक होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और उसके अलावा जो कोशिकाओं का निर्माण होता है, प्रोटीन का होता है, कार्बोहाइड्रेट का हो गया, फैट का हो गया, इनका सभी क्या करता है, निर्माण करता है, यानी कि नियंत्रण बनाए रखता है। अगर हमने आपको बताया फास्फोरस के स्रोत में, तो फास्फोरस के स्रोत में आप राई खा सकते हो, मूंगफली खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, दूध, चना, मछली, चना, तेल, ये सब क्या होते हैं, फास्फोरस के स्रोत होते हैं। अपनी क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। आशा करते हैं हम आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर आप मेरा क्लास यहाँ तक पहुँच गए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।